चलिए, तो एक क्वेश्चन इसमें हमारे पास ऐसा भी आता है, जरा इस पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है ना। 2000 2016 में जेई एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन ऐसा भी आया था कि क्या पूछ रहा था, जरा देखिए बच्चों, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, एक मिनट है। कह रहा था spin only magnetic order of, you have to find out order of spin only। सर हाँ, वहां बहुत लाइट आ रही है। कहाँ लाइट आ रही है? घर पे? बोर्ड पे। ले, अब सही हो गया। अब सही हो गया प्रिया? यस सर। चमक रहा है क्या? चलिए, कोई बात नहीं है। ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इन फॉलोइंग कंपाउंड। फॉलोइंग कंपाउंड में ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट करना था। इसमें दिया गया था पी क्यू, देखिए पी पे इसने दिया था Fe3 क्यू पे दिया था BH2O6 2 पॉजिटिव, आर पे इसने दिया था FeH2O6 2 पॉजिटिव। हाँ, बस तीन ही दिए थे पी क्यू आर में। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस 2016 में आया था। अब सुनो कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहली बात तो मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं बच्चों, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबका मैग्नेटिक मोमेंट आपको नहीं निकालना है। सारे कंपाउंड का मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आप लोगों को फाइंड आउट नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि आप इतना निकालोगे तो टाइम लग जाएगा ना, तो टाइम ज्यादा ना लगे, इस वजह से आप लोगों को क्या करना है बच्चों कि आपको ओनली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका हिंट हिंट नहीं आया है, मैं अपने उससे लिख रहा हूँ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर द नंबर ऑफ, बढ़िया रहेगा लिखना, मोर विल बी न्यू स्पिन ओनली। ठीक है ना। चलो जरा निकालो। म्यू स्पिन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। कब होगी ज्यादा? जब आप लोग बोलोगे सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ज्यादा होगी। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो ऑलरेडी म्यू स्पिन की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो जरा फाइंड आउट करो बेटा।
करो जल्दी। सारे लोग निकालो आंसर। सर प्रिया को ऐड करो। ओके। सभी लोग करिए बेटा इसको यार, ये तो बड़ा आसान है वैसे भी, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। इधर देखो, लोगों ने कर दिया है, सही होगा बिल्कुल। जो लोग नहीं कर पाए हैं वो जरा इधर देखें। सबसे पहले हम लोग आयरन की बात करते हैं। Fe यहाँ पे 3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये एक्चुअली Fe का अगर लिखते हैं तो हमारे पास कितना होता है बेटा, 6 होते हैं इसकी वैलेंसी में, तो ये ओवरऑल 3 प्लस में कितना हो जाएगा 3d5, यही होगा क्या। अब देखो जाहिर सी बात है कि आप ऐसे 1 2 3 4 5 रख सकते हैं आप लोग। अब इसमें पेयरिंग नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बच्चों, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। वेनेडियम की बात करते हैं, 2 पॉजिटिव। वेनेडियम में आप लोग जानते हैं ऑलरेडी कितने होते हैं बेटा, 3d3 4s2 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना, तो 3, ठीक है ना। वेनेडियम का कितना होता है 3d3
4, यही होता है। तो अब इसमें कितना हो जाएगा बेटा, B3 प्लस का मतलब हो जाएगा 3D2, मतलब 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। और एक और आपके पास है Fe2 पॉजिटिव, इसमें आपके 6 में से आप 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिएगा तो कितने बच रहे हैं बेटा, 6 में से अगर आप 2 कम कर दोगे तो 4 बचेंगे, है ना? यही हो रहा है क्या, जरा देखो, सॉरी 3D6 4s2 में से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो 3D6 हो जाएगा। तो इसके पास 1 2 3 4, तो 4 ही क्या हो रहे हैं बेटा, इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, है ना? 4 ही तो बच रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग, समझ में आया ना? थोड़ा जल्दी में कर दिया मैंने क्योंकि एक पेयरिंग होगा ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस वाले के केस में है, देन इसमें है। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जो ऑर्डर होगा P इज द ग्रेटर देन हो जाएगा R एंड दिस इज द ग्रेटर देन हो जाएगा। एक और मैं इस बात से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूं, जब भी कभी भी निकल अगर जो है प्लस वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये 6 वाटर मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं, ओनली वाटर की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? जब भी कभी निकल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं ओनली, ठीक? मैं ओनली 6 वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। जब भी कभी निकल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों, तो ये क्या बनाएगा, देखिए निकल 2 प्लस ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपका बनाएगा NiH2O6 2। तो मतलब ये निकल जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो यहाँ पे ये हमेशा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। लेकिन वाटर जो है, वाटर के है बेटा एक वीक फील्ड लिगेंड है। वाटर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। मैंने आपको बताया था जब भी निकल वीक फील्ड लिगेंड के साथ रिएक्शन करता है, जब भी निकल वीक फील्ड लिगेंड के साथ होगा तो हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये बात मैंने आपको बताई थी। समझ में आ रही बात क्या? मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी जब भी निकल का जो है वीक फील्ड लिगेंड से कभी लेना देना पड़ेगा तो वो ऑलवेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना? तो ध्यान रखिए वाटर एक ओनली अलग केस है जिसमें ये ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन करता है, बाकी सारे के सारे वीक फील्ड के साथ जो ये क्या करेगा, टेट्राहेड्रल बनाएगा। और स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ, तो ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं वाटर निकल 2 प्लस का क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, टेट्राहेड्रल होगी। सुन रहे हैं क्या? जिसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी वो एक ऐसा कंपाउंड को बनाएगा, ठीक? और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पे लेता हूं, निकल 2 पॉजिटिव अगर साइनाइड माइनस के साथ रिएक्शन करता है, ये साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हमेशा हमेशा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। तो हमेशा 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 ऑलवेज दिस निकल 2 प्लस फॉर्म्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, है ना? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। किसके साथ, स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ। लेकिन ओनली वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है बच्चों, ओनली वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके साथ ये निकल जो है कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा बेटा, ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन करेगा, है? देख लो, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे लाइट आ रही ना ज्यादा,
प्रिया लाइट आ रही ना बोर्ड पे ज्यादा ही? नो सर। कभी कभी आ रही क्या? नहीं, ठीक दिख रहा है। ओके। एक क्वेश्चन और दिया है उसने, बहुत सारे कंपाउंड है उसमें से आपको पैरामैग्नेटिक छांटना है। तुम छांट पाओगे या नहीं छांट पाओगे ये तो आप ही लोग जानो, वैसे आना तो चाहिए आपको। अब जहां तक मेरे नॉलेज की बात है वहां तक तो आपको आना चाहिए यार। चलिए आइए चेक कर लेते हैं आप लोग कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ये भी जेई में ही आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है बच्चों, कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स among the following डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आर। तो जरा देखो बच्चों कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में है, किस किस में हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए पहला है हमारे पास की नाम का एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें क्या है बच्चों E3 FeCN6 एल में है, ठीक है ना, और एल में है CONH3 6Cl3। एम में है, एम में क्या है बेटा जरा देख लो। OH3 और एम एन में है PTCN4 O। एक और है हमारे पास ठीक है ना, एक कॉम्प्लेक्स मैंने कम तो नहीं लिखा, निकल H2 6 एन वाला यहाँ पे लिखता हूँ, निकल H2O6 Cl2, ठीक है ना, और ये आपका O वाला है, ठीक है ना, O वाला है। और एक और है बच्चों P वाला है, जिंक H2O6 हेलो। जरा चेक करो तो बेटा ये भी जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन जेई में ऐसे ही आते हैं वैसे भी।
और भी लोग दो बेटा आंसर, बड़ा लेट करते हैं, जरा करो जल्दी से। तुम लोग ना घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो, घर पे प्रैक्टिस करते तो इतना टाइम लगता ही नहीं है ये। ओके बेटा, ठीक है, कर बेटा जल्दी रिज्वाइन। LMFOP। चेक कर लो आराम से। चलो आइए हम लोग खुद करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप लोग जरा करोगे अभी, क्योंकि आप लोग जो है अपना टाइम लगा रहे हो शायद। आइए पहला वाला मैं करता हूं यहाँ पे। के वाला क्या है, K3FeCN6। यहाँ पे आपके पास ये Fe जो आ रहा है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है, तो Fe का मतलब हो गया कि 3D6 4H2, इसका मतलब हो गया 3D5 है, +3 में ही आ रहा है, देख लीजिएगा कोई डाउट अगर है किसी को, है बेटा। अब 3D5 में आ गया है, K3FeCN6 ही है, तो इधर ये 3 माइनस आ जाएगा ना, ठीक है, इधर देख लीजिएगा एक बार। अब ये इधर हो जाएगा, तो अब ये Fe का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ये कितना हो रहा है, -6 पीछे जाएगा, +6 तो +3 आ जाएगा है। अब ये क्या हो रहा है कि भाई Fe3 प्लस का क्या हो जाएगा 3D5, ऐसे हो रहा है ना, देख लीजिएगा कोई डाउट है तो। 1 2 3 4 5, अब ये पेयरिंग में आएगा, तो 1 2 3 4,
मतलब इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? अब देखो नेक्स्ट वाला, एल वाला देखिए, एल वाला है CONH36। तो मतलब कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, यहाँ पे कोबाल्ट की +3 में है ऑक्सीडेशन। तो जनरली कोबाल्ट का कितना होता है 3D74S2, तो ये हो जाएगा 3D6, है ना। तो 3D6 का मतलब हो जाएगा कि यूं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ये डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। नहीं आया समझ में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा। और अब देखो बच्चों एम का कंसेप्ट देखो, एम में लिखा हुआ है Na3COOX3S। ये इधर जाके कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, तो ये कोबाल्ट ये भी 3+ में आ रहा है। देख रहे हैं क्या? ये भी आपका किस में आ रहा है बेटा, 3+ में आ रहा है, ठीक है ना। और अब देखो जरा ध्यान से, ये जब अगर 3+ में आ रहा है कोबाल्ट 3+, तो कोबाल्ट का कितना होता है, यहाँ पे निकाला था मैंने 3D74S2, है ना। 3+ ही में आएगा, इधर ये माइनस हो जाएगा, और 3 2 जा 6, -6 उधर प्लस बराबर आ जाएगा, तो ये भी आपका 3D6 में आ जाएगा। कंट्रोवर्शियल क्या है एक्चुअली, ये मैंने तुमको वीक फील्ड में लिखवाया है, शायद किस में लिखवाया है, वीक में ही लिखवाया है ना। तो देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली ये सीरीज में भी आपका वीक फील्ड में है, लेकिन इसमें पेयरिंग तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ओके बेटा, 1 मिनट है। इसको तो जो है पैरामैग्नेटिक ही होना चाहिए। ये एक्चुअली इसको, ये वीक फील्ड में ही है, मैंने सीरीज में भी लिखवाया है, और आपके पास जो लाइन है उसमें भी ये वीक फील्ड की ही सीरीज में आया हुआ है ना। वाटर के बाद लिखवाया है ना, इसको देख लो। देखो बेटा, तुमने क्या लिखा है, इसको पैरामैग्नेटिक लिखा है या डायामैग्नेटिक, बोलो। अरे बोलो तो सही। सर आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड में लिखा है। कहाँ आगे लिखवाया है क्या? मॉडरेट में लिखवाया होगा यार ये, है। हाँ सर, मॉडरेट में लिखवाया है। हाँ सर मॉडरेट में लिखा मॉडरेट है। में है। वाटर के बाद लिखवाया है ना ये, देखो तो वाटर के बाद है ना ये। नहीं सर, सीरीज में तो नहीं लिखवाया है, पर अलग से केस लिखवाए थे आपने। है सर, वो मॉडरेट में सीरीज में लिखवाया है लिखवाया सर। होगा काव्या। हाँ सर, C2O4 2- है ना वही। हाँ सर, हाँ। यस सर। क्या कह रही है? तो ये आपके अकॉर्डिंग सर मॉडरेट में लिखवाया है। हाँ, तो वाटर के बाद लिखवाया है ना, वाटर वाटर का ज्यादा दिखाया है, देखो सीरीज में पहले। हाँ यस सर। हाँ सर, वाटर का ज्यादा है। तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, है ना। अरे ये पैरामैग्नेटिक होना चाहिए ना इसके अकॉर्डिंग, बोलो। तुमने इसको पैरामैग्नेटिक ही लिखा है क्या?
बोलो बेटा, क्या लिखा है देव मोदी? क्या बोली? सर पैरामैग्नेटिक ही लिखा है। काव्या ने क्या लिखा है? सर मैंने सर सारे अनपे। This is the rare example of weak field ligand, which is the diamagnetic. Very, very, very important. कोबाल्ट 3 प्लस में जनरली एज ए लो स्पिन बिहेव करता है। जनरली समझ में आ रही है बात? लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख लीजिएगा, बिकॉज कोबाल्ट 3 प्लस बिहेव्स एज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रही बेटा ये बात? कोबाल्ट 3 प्लस एक ऐसा एग्जाम्पल है, समझ, जब कोबाल्ट +3 चार्ज में होगा तो कोबाल्ट +3 एक ऐसा एग्जाम्पल है जो इस वीक फील्ड लिगेंड के साथ एज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। दिस इज द एक्सेप्शनल ऑफ द बीपीटी। लिख लीजिएगा इसको, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। समझ रहे हैं क्या? सो फाइनली इसका ये वाला कंट्रीब्यूशन बनाइए। यहां पे बना दिया मैंने, ये आएगा बेटा पक्का, दिखने में पैरामैग्नेटिक है। तो कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये जब भी होता है तो इस वीक फील्ड लिगेंड के साथ, एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है यहाँ पे, ये हमेशा ऑलवेज एज ए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? अलग से लिख लीजिएगा। तो अब ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, मैं यहाँ पे इसको भी लिख देता हूँ, ये भी आपका डायामैग्नेटिक हो जाएगा, और ये भी आपका डायामैग्नेटिक में आया है पहले से, और ये आपका पैरा में आया है ना? देख लो, ठीक है ना? इसके बारे में लिख लीजिएगा, अभी नोट करिए जल्दी से इसको। इसीलिए मैंने आपको पूछा था कि तुमने क्या लिखा है इसका, याद रखना है। ये इसका एक्सेप्शनल एग्जांपल है। मिटा दूं इसको, मिटा दूं? नोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? निकल H2O, नेक्स्ट है Cl2, ये वाला, ठीक है ना? अब इसमें देखो भाई, अब ये क्या होगा, ठीक? अब ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, जब वाटर को आप एज ए वीक फील्ड लिगेंड बोल रहे हैं तो ये भी तो वैसे ही होना है, वही था। लेकिन ध्यान रखिए कोबाल्ट के साथ ये थोड़ा दिक्कत करेगा। निकल यहाँ पे बेटा क्या है, निकल +2 ऑक्सीडेशन, 3D8 हो जाएगा, तो ये भी आपका पैरामैग्नेटिक होगा। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। PtCN4, ठीक है ना? ये ऑलरेडी आपको पता है, चाहे 4D 5D का है तो डायामैग्नेटिक ही होगा। समझ रहे हैं ना? लिखने की जरूरत नहीं है, 3D 4D का है तो ऑलरेडी ये पेयरिंग में आएगा, है ना? और इसका देखो भाई, ये क्या आ रहा है, जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है इसमें, ठीक है ना? जिंक +2 में है तो क्या होता है बेटा, 3D10 हो जाएगा, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डायामैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है ना? तो आपको कौन कौन से कंपाउंड बेटा दिखिए, एक मिनट है, कौन कौन से डायामैग्नेटिक दिखे? एक तो ये भी आपका डायामैग्नेटिक दिख गया, और ये भी आपका डायामैग्नेटिक दिख गया। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे L M O और P, ये आपके डायामैग्नेटिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये कोबाल्ट वाला लिखवाया था ना, इसके लिए अलग से भी पूछ सकता है, नोट कर लो इसको नोट कर लो बेटा अभी।
Zn2 पॉजिटिव आपको पता है ना कैसे हुआ बेटा? Zn2 पॉजिटिव मतलब NO3 का -1 चार्ज हो गया ना, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा +2। आ गया समझ में? आ गया बेटा? काव्या समझ में आ गया सभी को? यस सर। ठीक है ना? चलिए अब मैं आप लोगों को देखो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा करवा दिया, क्योंकि हो सकता है इस टाइप का प्रॉब्लम तो पक्का आएगा इस बार, ये मान के चलिए, क्योंकि आपको ये ना लगे कि ये अभी नीट के एग्जामिनेशन में मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए। ठीक है ना? इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना? इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो अब मैं थोड़ा सा थ्योरी पढ़ाता हूँ इसमें, ठीक है ना? थ्योरी पढ़ाते हैं, देखिए क्या है। चलिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को पढ़ते हैं। ठीक है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैंने आप लोगों को बताया था बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास 2 टाइप की थ्योरी आई थी। पहला आया था बीबीटी और दूसरा आया था सीएफटी। तो बीबीटी हमने पढ़ लिया है बच्चों, ठीक है ना? और सीएफटी नहीं पढ़ा। अब पहली बात तो जरा देखो, जरा सुनो पहले, ठीक है ना? पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो क्या हुई कि हमको सर सीएफटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है ना? हमको जो है सीएफटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी ये आपको बताता हूं। तो सीएफटी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी हम आपको उस बात के लिए बताते हैं, ठीक है ना? हमने सीएफटी बताया लेकिन इसको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली जो बीबीटी था, बीबीटी कुछ बातों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था, ठीक है ना? तो मतलब कुछ बातों का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाया था। जैसे पहली बात तो कैन नॉट एक्सप्लेन हम लोग बोलते हैं, बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन, ऐसे लिख सकते हैं चाहे तो। कुड नॉट एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया बच्चों? पहली बात तो जो है इसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स विद टेम्परेचर नहीं बताया, ठीक है ना? विद टेम्परेचर को नहीं बताया, तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना? पहली बात। दूसरा, इन्होंने ये नहीं बताया, स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड को नहीं बता पाए, स्पेक्ट्रा ऑफ कंपाउंड को नहीं बता पाए, ठीक है ना? ये लिखते भी या नहीं भी लिखते हैं चलेगा, लेकिन थोड़ा सा किसी चीज को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम उसको स्टार्ट क्यों कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। 2 थ्योरी आई तो पहली थ्योरी ही क्यों नहीं हुई सफिशिएंट, दूसरी क्यों पढ़ रहे हैं सर? आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हम लोग दूसरी थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, पहली ही क्यों नहीं पढ़ रहे, उसी में क्यों नहीं हुआ हमारा पूरा? तो वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब पहली बात तो जो बीबीटी था उसने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद ए टेम्परेचर इस बात को नहीं बता पाया। दूसरा, इन्होंने स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं बताया, स्पेक्ट्रा मतलब कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है? तीसरी बात जो है इन्होंने ये नहीं बता पाया, वाई ये नहीं बोला कि कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 शो करते हैं स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, तो शॉर्ट में लिखा है। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है वो क्यों जो है टेट्रा स्क्वायर प्लेनर भी है और टेट्राहेड्रल एक ही क्यों नहीं है, समझ रहे ना? आपने देखा था कि जिन कंपाउंड के कोई कंपाउंड ऐसे हैं, जैसे निकल के केस में देखा साइनाइड 4 वाला जो है क्या है बेटा, उसमें वो क्या है आपका स्क्वायर प्लेनर है और दूसरा वाला टेट्राहेड्रल है।
ऐसा क्यों हुआ ये बात भी इन्होंने नहीं बताई। और बीबीटी दूसरी बात क्या हुआ कि एक वेल मैनर्ड तरीके से ये कॉपर NH3 4 2+ इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बताया था ना, एक एक्सेप्शनल बताया था कल पॉलिंग के एग्जांपल से, ठीक है ना। इसके बारे में कैन नॉट कुड नॉट एक्सप्लेन, इसको सही से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। समझ रहे हैं बेटा, ये जो बीबीटी था ये इन सब बातों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तब हमको ये सब पढ़ने की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। हमको ये पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी कि ये जो है ये इन सब बातों को नहीं बता पाया था, क्योंकि इन्होंने कलर के बारे में भी नहीं बताया और स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में भी नहीं बताया कि भाई थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है या काइनेटिक स्टेबिलिटी है, ये सब कुछ नहीं बताया। और कलर ऑफ कंपाउंड नहीं बताया, और कंपाउंड जिनके कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैं इनके बारे में भी नहीं बताया, और ये सब चीजें नहीं बताया। तो ये सब चीजें नहीं बताया तो हमको क्या, हमें तो कहीं ना कहीं पढ़ना ही था। हम लोग कहाँ चल दिए फिर, हमारे पास नई थ्योरी, फिर उसके बाद काफी टाइम लगा और नई थ्योरी हमको मिली जिसका नाम था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। बीबीटी ने भी बहुत सारी बातें बताई, बीबीटी ने भी बहुत चीजें बताई, तभी तो हम पढ़ रहे हैं। अगर वो आधी अधूरी ही रह जाता उसका ज्ञान, तो इतना आधा अधूरा भी नहीं था, तो इसलिए हम लोग जो है उस पर लाइट नहीं डाल रहे हैं कि भाई बीबीटी ने भी बहुत सारी चीजें बताई। अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा ना बीबीटी से, समझ रहे ना, तो वो सब चीजें आप बीबीटी ने बताई। आज हम लोग पढ़ते हैं नई जो थ्योरी आई थी हमारे पास, ये थी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्लियर हुई बात। आइए इसको थोड़ा पढ़ते हैं, जानते हैं इसके बारे में क्या क्या है। ठीक, चलिए। दिस थ्योरी, ये जो थ्योरी थी, ये जो है is given by, this theory is given by Bethe and Black. विलेक, ऐसा ये स्पेलिंग इनके नाम की, ऐसा कुछ स्पेलिंग है। विलेक भी इसको बोल सकते हैं, विलेक है, थोड़ा नाम की स्पेलिंग ऐसे ही है, ठीक है ना। इसमें ये बताया गया, ये थ्योरी ये बताती है, डील्स with इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें ये बताया गया कि भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between metal and ligand is purely ionic, is purely ionic in nature। जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो पूरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, ये आयनिक नेचर का है। समझ में आई बात। दूसरा इन्होंने बताया ये थ्योरी ओनली डील्स करती है, डील्स विद d orbital of मेटल। मेटल के d ऑर्बिटल के साथ ही ये जनरली क्या करती है बेटा, डील्स करती है, ठीक है ना। अब देखो सपोज क्या होता है, सपोज यहां पे जरा देखिए, सपोज मैंने आपको बोला कि ये एक मेटल है और इसके चारों तरफ आपने ऐसे लिगेंड को रख दिए, ठीक।
अब ये लिगेंड यहां से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है मेटल के बैक एंड डी ऑर्बिटल की तरफ। ये लिगेंड यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करता है मेटल के बैक एंड डी ऑर्बिटल की तरफ। अब देखो सपोज अगर ये सारे के सारे लिगेंड, मेरे सेंटेंस पे बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला कि सपोज अगर ये सारे के सारे लिगेंड इक्वली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल को, अगर ये सारे के सारे लिगेंड इक्वल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं मेटल की तरफ, तो उसको बोला जाता है, तो जब इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा बेटा, सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सेम बराबर आ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि इस मेटल की तरफ जो इन्वायरमेंट होगा इसको बोलेंगे हम लोग सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। ध्यान से सुनिएगा, अदरवाइज बाद में समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बताया कि अगर ये सारे के सारे लिगेंड इस मेटल की तरफ इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, तो आप बोलेंगे सर मेटल की तरफ बराबर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होगा मेटल की तरफ उसको हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। और इस केस में जब इलेक्ट्रॉन बराबर है, इस केस में जब इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट बराबर है, तो जो मेटल का डी ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी भी सेम होती है, समझ रहे हैं क्या? तो मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है इसकी एनर्जी भी सेम होती है। कब होगी सेम बच्चों? जब यहां से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इक्वल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल की तरफ शिफ्ट करें। क्लियर है बात? अब तो जब इलेक्ट्रॉनिक, मैंने कहा सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट है, तो मेटल के डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, तो जिस डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, जिस डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है उसको बोला जाता है डीजनरेट डी ऑर्बिटल। पूछा गया था एक बार एग्जामिनेशन में। डीजनरेट डी ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि जिस मेटल डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, मतलब सारे जो खांचे हैं ना डी के, सारे खांचे हैं ना, अगर उनकी एनर्जी सेम होती है तो उसको बोलते हैं कि डीजनरेट डी ऑर्बिटल। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है, सो दैट्स व्हाई एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल, मतलब डी ऑर्बिटल समझना, डी एक्स वाई, वाई जेड, डी जेड एक्स, सब की बात कर रहा है, तो सारे जितने भी खांचे हैं विल बी, देखो इधर, तो आप देख रहे हो कि सिमेट्रिकल अगर इन्वायरमेंट है, कौन सा इन्वायरमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट की बात कर रहा हूं, ये डी ऑर्बिटल है, तो इस टाइप के डी ऑर्बिटल को बोलते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल, मींस द डी ऑर्बिटल हैविंग द सेम एनर्जी। हमारे पास ये हो सकता है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है बेटा, और डी जेड स्क्वायर है ना। तो सारे के सारे डी की एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे सेम होगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, अब आपने देखा कि सर डी जनरेट का मतलब समझ। अब एक और केस मैं यहाँ पे लेता हूँ, सेकंड केस देखिए जरा क्या होगा। सपोज मैंने आपको बोला ये मेटल है, लिगेंड है,
ऐसा। सर थोड़ा जूम करो ना। क्या जूम। जूम करूं क्या? क्या करें काव्या? अब सही है? यस सर। या थोड़ा डार्क लिखूं? और क्या कहना चाहती है? तो थोड़ा डार्क लिखो, लाइट दिख रहा है। हाँ, उसी के ऊपर लाइट है ना, जस्ट बोर्ड के ऊपर। वो लाइट भी कहाँ डालूंगा बताओ अभी? जूम जब करते हैं ना तो वीडियो अच्छा नहीं दिखता है। है ना? और सिमेट्रिकल इन्वायरमेंट है तो इसको बोलते हैं लो, अब तो शायद सही दिख रहा है। अब सही दिख रहा है ना? यस सर। सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट। ठीक, चलो। तो सेकंड केस देखो। सपोज मैंने आपको बताया कि अगर हो सकता है आप लोगों के पास, अगर ये सारे के सारे लिगेंड यहाँ पे ऐसे हैं, ये क्या करेंगे, मेटल के बैकेंड डी ऑर्बिटल की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो आप देख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं कहता हूं कि कोई लिगेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और कोई लिगेंड कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कोई लिगेंड ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और कोई लिगेंड कम इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा बच्चों कि कहीं पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, कहीं पे कम आ जाएंगे। कहीं पे आप देखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाएगी, कहीं पे कम आ जाएंगे। समझ रहे ना? ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा, ऐसा हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो इस कंडीशन में आप बोलेंगे ये इस मेटल के चारों तरफ, तो इस कंडीशन में आप ये बोलोगे सर इस मेटल के चारों तरफ अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट है। ठीक है ना? और जब अनसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट होगा, सो दैट्स वाई जो डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल है वो लिफ्टेड हो जाएगा, टूट जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो अब डीजेनरेसी क्या हो जाएगी डी ऑर्बिटल की? टूट जाएगी। सो मैं यहां पे लिख देता हूं डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल, डीजेनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल लिफ्टेड, मतलब टूट जाएगी। कौन सी कंडीशन में? कि जब जो है कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डी ऑर्बिटल के चारों तरफ क्या हो जाएगा? जब इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट डी ऑर्बिटल के चारों तरफ क्या हो जाएगा बेटा? अनसिमेट्रिकल होगा। और इस अनसिमेट्रिकल केस में जो डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना? अब इस केस में जो डी ऑर्बिटल होगा उसको हम लोग नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल के नाम से जानेंगे। आ रहा ना बेटा समझ में? इस केस में डी ऑर्बिटल इज नोन एज, मैं यहां पे लिखता हूं, is known as
नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, नॉन डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है वो जल्दी से पूछ ले भाई। किसी को अगर कुछ पूछना है इसमें तो पूछना होता है। किसी को कोई डाउट ही नहीं है क्या? ठीक है ना? चलिए अब मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डीजनरेट कब होगा और नॉन डीजनरेट कब होगा कि ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये नॉन डीजनरेसी कब आती है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात। ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि जब डी ऑर्बिटल में नॉन डीजनरेसी होती है, सुनो जरा एक बात, तो जब डी ऑर्बिटल क्या होता है बच्चों, यहां से इसकी डीजनरेसी टूट जाती है, तो ये डी ऑर्बिटल झटक से क्या हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। समझ में आ रही बात? जब ये नॉन डीजनरेट हो जाएगा तो फट से ये डी ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, दो पार्ट में टूट जाएगा। समझ रहे हैं क्या? एक की एनर्जी कम ज्यादा हो जाएगी, एक की कम हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से इस डी ऑर्बिटल का टूटना ही स्प्लिटिंग बोलते हैं। समझ रहे हैं? इस डी ऑर्बिटल का टूटना ही स्प्लिटिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट होगा, दो पार्ट में टूट रहा है, तो अब ये एक तरीके से क्या, इसके चारों तरफ का जो फील्ड इन्वायरमेंट है, इसके चारों तरफ के फील्ड इन्वायरमेंट की वजह से ये डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट रहा है। आई रिपीट माय पॉइंट। जब भी मैंने कहा कि आपको बोला कि इसके चारों तरफ का जो फील्ड इन्वायरमेंट है ये अनसिमेट्रिकल रहेगा, तो डी ऑर्बिटल की जो डीजनरेसी है वो क्या हो जाएगी बेटा, टूट जाएगी, मतलब वो नॉन डीजनरेट हो जाएगा। और जब डीजनरेसी टूटती है किसी भी डी ऑर्बिटल की, ध्यान से सुनिए इस बात का, तो ये डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है, दो पार्ट में टूट जाएगा, स्प्लिट बोलते हैं, टूटने को बोलते हैं स्प्लिट हो जाएगा। अब वो उस डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग किसकी वजह से हुई, इस क्रिस्टल फील्ड की, इस फील्ड इन्वायरमेंट की वजह से। तो वो जो फील्ड इन्वायरमेंट की वजह से जो इसमें स्प्लिटिंग हुई है उसको ही तो बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड। समझ रहे हैं ना? वो जो डी ऑर्बिटल या वो जो इन्वायरमेंट या इस फील्ड की वजह से, इस फील्ड की वजह से डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग आई है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड, है ना? अब क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन हम बोलते हैं स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग वही तो हुआ ना, टूटना, क्रिस्टल फील्ड का टूट जाना। अब क्रिस्टल फील्ड जब टूटेगा तो वो ऑक्टाहेड्रल के केस में अलग तरीके से टूटता है और टेट्राहेड्रल के केस में अलग तरीके से टूटता है। समझ में आए? रिपीट करो क्या या आगे बेटा समझ में बोलो, बोलो। चलो पूरा थ्योरी लिख देता हूं, है ना, शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूं मैं जो मैंने बोला, है ना? लिखूं काव्या, लिखना है Yes, sir, लिख दो। क्या? हाँ सर, लिख दो शॉर्ट में। थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख देता हूँ इसको मैं, अदरवाइज, ठीक है ना? अब ये डी ऑर्बिटल, अब ये कैसे टूटता है, ये भी तो बड़ी बात है, ये भी तो है। आपने ये पूछा ही नहीं सर ये टूटता कैसे है, टूटता क्यों है, ये जरा देखो। जब भी क्या होता है, कोई भी लिगेंड, सुनो, जब भी कोई भी लिगेंड इस मेटल के डी ऑर्बिटल के पास आता है,
क्लोज में आता है, तो क्लोज आने के बाद ये क्या करेगा, मेटल के डी ऑर्बिटल से टकराएगा, और टकराने के बाद इसमें स्प्लिट मतलब रिपल्शन हो जाएगा, और रिपल्शन होने के बाद एनर्जी कम ज्यादा हो जाती है। ये मैं ऑक्टाहेड्रल के केस में बताऊंगा, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल फिलहाल मैं जो लिख रहा हूँ वो देख, ठीक है। इतना आपको समझ गए ये टूटता कैसे है बच्चों। जब भी कोई भी लिगेंड मेटल के क्लोज में आता है, मेटल के क्लोज आएगा, क्लोज आने के बाद उसके बैकेंड डी ऑर्बिटल से वो रिपल्शन करेगा, टकराएगा, टकराने के बाद उसमें जो एनर्जी बढ़ जाएगी तो वो स्प्लिट करना शुरू कर देता है, इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी चेंज होगी, डीजनरेसी टूट गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या कह रहा था मैं, अनसिमेट्रिकल इन्वायरमेंट हो गया, डीजनरेसी ऑफ द, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आफ्टर लिफ्टिंग ऑफ d orbital splitted in two part, ठीक है, दो पार्ट में टूट गए, ड्यू टू unsymmetrical electronic field around the metal see lifted, ठीक है ना। अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अराउंड द मेटल, डीजनरेसी क्या हो जा रही है बेटा, लिफ्ट हो जा रही है, ठीक है ना। और ये जो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अराउंड द मेटल मैंने लिखा है, डीजनरेसी मैंने लिखा है, यहाँ पे टूट जाएगी, और ये टूटने के बाद आप देख रहे हैं, ठीक है ना, तो देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड अराउंड, ठीक है ना, मेटल डीजनरेसी लिफ्टेड एंड फाइनली डी ऑर्बिटल स्प्लिट, ठीक है ना। इसके दिस स्प्लिटिंग is known as crystal field splitting, crystal field splitting, इस स्प्लिटिंग को ही आप लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। मतलब चारों तरफ जो है अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट होगा, इस वजह से ऐसे टूट, ठीक है ना। अब ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये ऑक्टाहाइड्रल के केस में अलग होगा और टेट्राहाइड्रल के केस में अलग होगा। वो क्या क्या होगा उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। आप नोट कर रहे हैं या स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं वो कर लो फटाफट। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसी में काफी वही इनफ है, ठीक। आइए अब पढ़ते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
देखो बेटा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता रहा हूं आपको, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, देखिए क्या है, मैं यहां पे लिखता हूं इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल इन सेंटर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन, मेटल जो है ऑक्टाहेड्रॉन के सेंटर में रहता है, एंड लिगेंड आर प्रेजेंट 6 कॉर्नर ऑफ ऑक्टाहेड्रॉन। ठीक है ना, देखो कैसे, ये आपको दिख गया। ठीक है ना, मेटल जो है सेंटर में रहता है, बाकी ये सब के सब जो है इस ऑक्टाहेड्रॉन के 6 कॉर्नर में रहते हैं। अब क्या होता है बच्चों, अब यहां से क्या होता है, एक टेंडेंसी, ये लिगेंड इस मेटल के बैकेंड डी ऑर्बिटल के, देखिए यहाँ पे ये मेटल है, इसका ये बैकेंड डी ऑर्बिटल है, और ये लिगेंड मैंने बताया, इसको बैकेंड डी मान के चलिए, ये पी जैसा दिख रहा है लेकिन बैकेंड डी है, समझ लो उसको, समझ रहे हैं। ये लिगेंड क्या करता है, इसके क्लोज आता है, कम क्लोजर, दिस लिगेंड, मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस लिगेंड कम क्लोजर टू डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल। जब मेटल के डी ऑर्बिटल के पास में आएगा, 2-3 लिगेंड अगर एक साथ आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा बेटा, रिपल्शन हो जाएगा, टेक्स प्लेस। और जब रिपल्शन होगा, जब आप बोलेंगे सर यहाँ पे रिपल्शन होगा, और रिपल्शन होने के बाद वो एक दूसरे से टकराएंगे, जब रिपल्शन होगा किसी की एनर्जी कम हो जाएगी और किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब किसी की एनर्जी कम होगी और किसी की जब बढ़ जाएगी बच्चों, तो वहां पे डी ऑर्बिटल सीधे स्प्लिट हो जाता है। समझ में आई बात क्या, वहां पे डी ऑर्बिटल सीधे के सीधे क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है ना, हेंस डी ऑर्बिटल। सर हाँ सर मेरे फोन का बैटरी लो है तो मैं अभी शायद लेफ्ट हो जाऊंगा सर। हाँ कोई बात नहीं, 3% ही बचा है तो। हाँ कोई दिक्कत नहीं, जब तक है देख ले तब तक। देखो, तो मैंने आपको हाँ बताया सर। कि ये जो रिपल्शन टेक्स प्लेस, हेंस डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल स्प्लिटेड, है ना, स्प्लिट हो रहा है ना, क्योंकि लिगेंड उसके पास में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। समझ रहे हैं क्या, और जब दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, आप क्या बोलेंगे, सर डी ऑर्बिटल टूट जाएगा 2 पार्ट में। और वो डी ऑर्बिटल कैसे टूटता है, जरा देखो इधर, ये डी ऑर्बिटल, अभी यहाँ पे ये डी ऑर्बिटल क्या है बेटा, डीजनरेट है, ये अभी डीजनरेट है। अब ये डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं बेटा इसमें, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा कि जब इसमें लिगेंड लिगेंड का रिपल्शन होगा, तो ये डी ऑर्बिटल यहां से 2 पार्ट में टूट जाएगा। ठीक है ना, ये जो है 2 पार्ट में टूट जाएगा, और जब 2 पार्ट में टूटेगा तो बच्चों देखो, एक पार्ट इसका नीचे रह जाएगा ऐसे, और एक पार्ट इसका ऊपर चला जाएगा। अब जो वाला ऑर्बिटल ऊपर, कौन सा वाला ऑर्बिटल जाएगा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा, ऊपर वो ऑर्बिटल जाएगा जिसका रिपल्शन तेजी से होगा।
सुन रहे हैं क्या? ऊपर वो वाला ऑर्बिटल जाएगा जिसका रिपल्शन तेजी से होगा। तो यहाँ पे बच्चों dx² y² और dz² का रिपल्शन बहुत तेजी से होता है कंपैरिजन टू dxy dyz और dx की zx के कंपैरिजन में। ठीक है ना? इन दोनों के कंपैरिजन में आप लोगों को ये बताया जाता है कि इन दोनों का क्या हो जाएगा, रिपल्शन तेजी से हो जाएगा, तो इसलिए ऊपर चले जाते हैं। अब ये वाले ऑर्बिटल नॉन डीजेनरेट होगी, समझ रहे हैं ना? अब ये वाले ऑर्बिटल आपके बेटा क्या हो गए, नॉन डीजेनरेट। अब सुनो, इस सेट को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं T2G सेट। ये वाला सेट कौन सा है, T2G सेट। और ये वाला सेट कौन सा है, नाम दिया गया बेटा इसको EG सेट। और ये सेंटर है, इसको बोलते हैं बेरी सेंटर। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, इसकी एनर्जी यहां से बढ़ जाती है, इसकी एनर्जी यहां से 0.6 डेल नॉट के इक्विवेलेंट बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इस बेरी सेंटर से इसकी एनर्जी कम हो जाती है 0.4 -0.4 डेल नॉट। इस बेरी सेंटर से एनर्जी इसकी कम है, समझ रहे हैं ना, कम है, और इसकी ज्यादा है। बात समझ में? और इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, दिस एनर्जी इज कॉल्ड है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एक टर्म, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन between T2G and EG set is called crystal field stabilization energy। स्टेबिलाईजेशन एनर्जी देख लीजिएगा, इसको CFSE के नाम से जानते हैं, इसको CFSC के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग किस नाम से जानते हो, CFSC के नाम से जानते हो। ठीक, अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, ठीक है ना? जहां पे समझ में नहीं आ रहा होगा बेटा पूछ लेना आप लोग। CFSC किसको बोल रहे हैं, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है ना? और डेल नॉट क्या है, डेल नॉट इक्वल टू क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, ठीक है ना? इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो आप लोग बच्चों CFSC को कैसे फाइंड आउट करोगे? तो CFSC को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला होता है, -0.4 NT2G प्लस, सर वीडियो पॉज हो गया है। नहीं, हो गया सही, हो गया सही सर, हो गया। प्लस ऑफ NEG डेल नॉट। ठीक है ना? इसके बेस पे आप लोग यहाँ पे इसकी एनर्जी निकालोगे। इस बार जी में क्वेश्चन आया था, ये फॉर्मूला आपकी बुक में दूसरा फॉर्मूला लिखा होगा, बात ध्यान से सोचना है, दोनों से एक ही आएगा आंसर। ये ज्यादा आसान है, ये याद रखिए। समझ रहे हैं क्या? 0.4 NT2G प्लस 0.6 NEG, ठीक है ना? तो N का मतलब हो गया, N इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
T2G और NEG से। अब N-T2G का मतलब जितने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, n नहीं बोलना बेटा, n नंबर ऑफ अनपेयर नहीं बोलना है, नंबर ऑफ पेयर एज वेल एज अनपेयर, अनपेयर मत बोलना, नंबर ऑफ पेयर एज वेल एज अनपेयर। तो मतलब n जितने होंगे वहां पे, तो n का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो प्लस 0.6 n। ठीक, ये आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इससे आगे मैं आप लोगों को ट्यूसडे को पढ़ाऊंगा, मंडे को आपका क्लास नहीं होता है केमिस्ट्री का। फिलहाल अगर किसी स्टूडेंट को कोई बात अगर पूछनी है, कहीं पे कोई भी डाउट है, वो अपना डाउट क्लियर करें, क्योंकि आप घर पे पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। आराम से देख लो, एक आध मिनट देख लो बेटा। किसी को अगर कुछ भी पूछना है तो आराम से पूछिए। प्लानर हो, हो गया बेटा? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर है बेटा? विधि पटेल समझ में आ रहा है? चलिए, तो मैं क्लास को कर देता हूं बेटा, इसको एंड, है ना?